अल्कोहल, फिनॉल तथा जल में आ रहा है पूरा। ठीक, जूम हो गया क्या ज्यादा? अल्कोहल, फिनॉल तथा जल में उनकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा ऊपर हो गया, ज्यादा नीचे हो गया, ठीक है। अम्लीय प्रकृति उनके कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट क्षार कर दो, चिक चिक कर रहे हो, बहुत सुंदर तो नहीं लिखते हो तुम लोग, राइटिंग खराब हो गई तुम लोग की। कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व पर निर्भर करता है, के स्थायित्व पर निर्भर करता है। स्थायित्व पर निर्भर करता है। जलीय विलयन में प्राप्त आयनों का स्थायित्व, आयनों के स्थायित्व का क्रम, आयनों के स्थायित्व का क्रम निम्न प्रकार से है। आयनों के स्थायित्व का क्रम निम्न प्रकार से है। ठीक, निम्न प्रकार क्या लिखोगे? सबसे पहले सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। फिनॉक्साइड आयन जल में प्राप्त आयन यही है फिनॉल का। इसका स्थायित्व जितना ज्यादा होगा, मैंने बताया था निगेटिवली चार्ज आयन का स्थायित्व जितना ज्यादा होता है उतना ही जो प्राप्त अम्ल होता है वो प्रबल होता है, उतना ही अच्छा अम्ल, उतनी ज्यादा अम्लीय प्रकृति उसकी होती है। सबसे ज्यादा इसका, इसके बाद किसका हो जाता है? जल का, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक। और उससे भी कम किसका होता है? एल्कोक्साइड आयन, अल्कोहल का। यानी कि अगर हम अम्लीय प्रकृति का, ठीक है, जो अम्लीय प्रकृति देखेंगे, अम्लीय प्रकृति का क्रम, तो उसमें यही क्या हो जाएगा? फिनॉल सबसे प्रबल अम्ल हो जाएगा। फिनॉल क्या हो जाएगा? सबसे प्रबल अम्ल, जल उससे दुर्बल अम्ल, और अल्कोहल सबसे दुर्बल अम्ल, ठीक। अब इसके पीछे के कारण हमने बताए भी थे कि स्थायित्व क्यों इसका ज्यादा होता है। स्थायित्व क्यों ज्यादा होता है? लिख जाओ, इसका कारण भी लिख जाओ। कारण लिख जाओ इसका।
देखो, फिनॉल में उपस्थित फिनाइल ग्रुप या फिनाइल समूह, फिनॉल में उपस्थित फिनाइल समूह, फिनाल में उपस्थित फिनाइल समूह, फिनाइल समूह कौन सा है, ध्यान से देखो, ये जो समूह है ना, ये इसी को बोलते हैं फिनाइल समूह, C6H5। फिनाल में उपस्थित फिनाइल समूह इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, EWG लिख देना, समझ में आ जाएगा, EWG, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, EWG समूह होता है, EWG समूह होता है, जो कि ऑक्सीजन पर उपस्थित, जो कि ऑक्सीजन पर उपस्थित, ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन घनत्व को, इलेक्ट्रॉन घनत्व को या इलेक्ट्रॉन बादल को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे फिनॉक्साइड आयन की अभिक्रियाशीलता, जिससे फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन की अभिक्रियाशीलता, फिनॉक्साइड आयन की अभिक्रियाशीलता कम हो जाती है, अभिक्रियाशीलता कम हो जाती है, अभिक्रियाशीलता कम हो जाती है तथा स्थायित्व बढ़ जाता है, तथा स्थायित्व बढ़ जाता है। इसकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, कम हो जाती है तथा इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। ठीक, अब उसके नीचे नोट, NOTE नोट लिख करके लिख जाओ। फिनॉल में, फिनॉल में किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग समूह की उपस्थिति, किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग समूह की उपस्थिति उसकी अम्लीय प्रकृति को बढ़ा देती है, उसकी अम्लीय प्रकृति को बढ़ा देती है, तथा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG समूह की उपस्थिति अम्लीय प्रकृति को कम कर देती है, कम कर देती है। इसको छाप जाओ।
इसको छाप लो बिना बात किए। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारा कोई प्रश्न है? अम्लीय प्रकृति से संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछो अभी, क्योंकि अब इसकी अम्लीय प्रकृति से संबंधित जो एक्सपेरिमेंट है, कुछ वीडियोस हैं, अल्कोहल और फिनॉल के टेस्ट हैं, ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल के टेस्ट हैं। वो टेस्ट अभी एक वीडियो चला देंगे, उसमें देख लेना तुम लोग कि अल्कोहल, अच्छा, इस अम्लीय प्रकृति के कारण हम इनका टेस्ट भी कर सकते। अब जैसे अल्कोहल का तुम लोगों ने देखा कि ये जल से भी, ध्यान से मेरी बात सुनो सब, ये जल से भी कम अम्लीय है। इसका मतलब ये अम्लीय है नहीं। अगर कोई जल क्या होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, उदासीन होता है, और कोई चीज जल से भी कम अम्लीय है, इसका मतलब इसके अंदर अम्लीय प्रवृत्ति तो है नहीं। हाँ, इसको थोड़ा सा ऑक्सीकृत कर दिया जाता है तो यह अम्ल की तरह व्यवहार करने लगता है, और एकांत अभिक्रियाएं ये अम्ल की तरह देता है, जिसके कारण इसको हम लोग अम्लीय प्रकृति इसकी कह देते हैं। ठीक, एक आध, हाँ बोलो, क्या पता चलता है? क्या कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस पर कैसे निर्भर करता है? ठीक है, ध्यान से सुन लो, समझ में आ जाएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछोगी तो हम बता देंगे। अगर हमसे ये पूछोगे सर जी कुल बता दीजिए, शुरू से कुछ नहीं समझ में आया, वो फिर IQ 0 बताता है। ध्यान से सुनो, सवाल ये है, अब इतना मार मारेंगे ना शुभम, नाई कार्ड पहना, पता नहीं किस विद्यालय का छात्र है, MB गर्ल्स इंटर कॉलेज से आया क्या? और ये बगल में पिशाच की तरह कौन बैठा है? अरे इसको निकालो टोपी, नालायक। सवाल ये है कि कैसे ये इसके स्थायित्व पर निर्भर करता है। हम बोल दिए तुम मान लिए, बात खत्म क्या? नहीं, जानना तो चाहिए ना आदित्य शर्मा, कि कैसे ये ज्यादा स्थायी होगा तो वो प्रबल अम्ल हो जाएगा, यही सवाल है ना। अब सुनो ध्यान से, किसी भी अम्ल की अम्लीय प्रकृति इतना तो पता है कि इसकी सांद्रता पर निर्भर करती है, H+ आयन की, H+ आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। ये तो 10th से पढ़ते आ रहे हो, इसमें नहीं ना कोई डाउट है कि कोई भी जितना ज्यादा H+ आयन देगा वो उतना ही ज्यादा अम्लीय कहा जाता है। कोई समस्या इसमें नहीं, कोई दिक्कत है? अब एक बात बताओ, मान लो कि जल में डालने पर ये आयन और इस आयन में ये टूट गया, पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट गया। अब ये नेगेटिव जो बना है ये हमारा बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा विक्रियाशील है। अगर ये बहुत ज्यादा विक्रियाशील है तो ये तुरंत इसके साथ फिर से अभिक्रिया करके यही बना लेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो गई कि नहीं हो गई? अब मान लिया कि ये स्थायी है, इसको अभिक्रिया नहीं करनी है, जो निगेटिवली चार्ज आयन है अब ये नहीं चाह रहा है किसी से अभिक्रिया करना, ये बन गया, अब कह रहा है अब बस हम बन गए, अब हम स्थायित्व को प्राप्त कर लिए हैं, अब हम किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो ये बगल में जो हाइड्रोजन आयन है इसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, इसके साथ वापस मिल करके फिर से ये नहीं बना लेगा, यानी कि ये H+ आयन की सांद्रता हमारी जितनी थी उतनी बनी रहेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब यही फिनॉक्साइड आयन की बात करो, फिनॉक्साइड आयन हमारा बहुत ज्यादा स्थायी है, ठीक है, स्थायी मतलब ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, किसी से क्या, बगल में जो अवशेष करना है इसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी कि ये बना रहेगा, और जब ये बना रहेगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा रहेगी, अम्लीय प्रकृति ज्यादा रहेगी। समझ में आया कि कॉन्जुगेट बेस की स्थायित्व पर किस तरह से निर्भर करता है किसी भी अम्ल की अम्लीय प्रकृति। कॉन्जुगेट बेस अगर अभिक्रियाशील हो गया तो वो हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा, और हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाएगी, और जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाएगी तो अम्लीय प्रकृति कम हो जाएगी। भाई हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर ही तो अम्लीय प्रकृति निर्भर करती है। समझ में आया? कोई और डाउट? लाइन से पूछते जाओ तब हम आगे बढ़े। कारण ही बताए हैं ना। अच्छा, अभी तो लिखवाए तो है, क्यों अभिक्रियाशील नहीं होता है? ध्यान से सुनो, अभिक्रियाशीलता किस चीज पर निर्भर करती है? अभिक्रियाशीलता निर्भर करती है इसके ऊपर मौजूद नेगेटिवली चार्ज आयन पर। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा यह अभिक्रियाशील रहेगा। अब ध्यान से सुनो, ये जो अल्किल समूह है
यह है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाएगा तो कहां भगाएगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर ही भगाएगा। इस ऑक्सीजन पर पहले से नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का बादल इनकी तरफ आएगा और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, अभिक्रियाशीलता बढ़ जाएगी, स्थायित्व तो कम हो जाएगा। यहां देखो, यहां कल बताए थे ना, इसका संकरण कितना होता है? sp2, यानी कि ये जो हमारा कार्बन है, यहां पर जो मौजूद कार्बन है, ये कार्बन होता है विद्युत ऋणात्मक कार्बन। विद्युत ऋणात्मक कार्बन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। देखो तीर बनाए हुए हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है जिनके कारण नेगेटिव चार्ज है वो नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब चार्ज का मान क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा, चार्ज का प्रभाव कम होगा, आवेश का प्रभाव कम होगा। जब आवेश का प्रभाव कम होगा तो इसकी अभिक्रियाशीलता कम हो जाएगी, अभिक्रियाशीलता कम हो जाएगी तो स्थायित्व बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, और कोई डाउट? अब बताओ, क्या वही चीज तो तब से बता रहे हैं, अम्लीय प्रकृति का कारण ही तो बताए हैं कि जितना ज्यादा H+ आयन रहेगा उतना ज्यादा अम्लीय रहेगा। और कोई डाउट है किसी को? अब सुनो ध्यान से, जब अल्कोहल अम्लीय, अभी हमने कहा कि होता ही नहीं, ठीक है, इसका तुलना किया हमने तो जल से भी कम अम्लीय होता है, तब हम कैसे कह देते हैं कि यह अम्लीय है? कुछ अभिक्रियाएं ये अमर, कुछ अभिक्रियाएं जो अम्ल देते हैं ये वो सारी अभिक्रियाएं दे देता है। कुछ अभिक्रियाएं, सारी की सारी अभिक्रियाएं नहीं, कुछ अभिक्रियाएं, तो इसको हम लोग अम्लीय कह देते हैं। जैसे मान लो सुजीत और शुभम है, इनकी कुछ हरकतें पागलों वाली हैं, बेवकूफों वाली हैं, तो इनको हम पागल और बेवकूफ कह सकते हैं ये नहीं पागल और बेवकूफ, लेकिन फिर भी इनको कह सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ, क्योंकि कुछ हरकतें ये कर रहे हैं तब से। वैसे ही कुछ अभिक्रियाएं अल्कोहल होता है जो क्या कर देता है? अम्लों वाली दे देता है। जैसे यह सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, सोडियम एल्कोक्साइड बना करके। बात समझ आ रही है? यह सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया करके सचिन प्रजापति हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक, और सोडियम एल्कोक्साइड बना लेता है। हेडिंग डाल दो, सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया। CH3 CH2 ONA प्लस H2। अब ये हमारी हाइड्रोजन गैस इसकी मुक्त हो जाती है, ये बन जाता है सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम इथॉक्साइड है, यहाँ इथेनॉल है ना, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। इसके अब इसका इस्तेमाल हम अल्कोहल के टेस्ट में भी कर सकते हैं। अब कहोगे सर अल्कोहल का टेस्ट, आप लोग के प्रैक्टिकल में अल्कोहल फिनॉल फंक्शनल ग्रुप के भी टेस्ट हैं, ठीक है, लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप के, एल्डिहाइड का है, कीटोन का है, अल्कोहल का है, फिनॉल का है और एमीन ग्रुप का टेस्ट है। इतने क्रियात्मक समूह का भी टेस्ट आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम में है। सॉल्ट एनालिसिस है, टाइट्रेशन है और फंक्शनल ग्रुप, मतलब 3 आपके एक्सपेरिमेंट हैं। अगर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है कहीं से, तो कैसे हम लोग पहचान करेंगे हाइड्रोजन गैस की? रिमझिम, हाइड्रोजन गैस के कुछ गुण होते हैं, क्या चीज? जैसे सोडियम मेटल है, उसने इथेनॉल के साथ अभिक्रिया की, सोडियम इथॉक्साइड बनाया
और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दे। और मैं कह रहा हूं कि इसको ऑर्गेनिक टेस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। देखो ऐसी चीजें टेस्ट में, ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकें, जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकें। ये पढ़े हो, बताने पर याद आ जाएगा। हा? नहीं समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग मेरा सवाल, जैसे हम तुम लोग का सवाल नहीं समझ पाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक टेस्ट में यूज होता है। टेस्ट का मतलब क्या होता है? कहां बतियाने लगे फिर से तुम लोग? ये ऑर्गेनिक टेस्ट के रूप में यूज होता है। तो टेस्ट के रूप में हम लोग उन्हीं अभिक्रियाओं को इस्तेमाल करते हैं जिन अभिक्रियाओं की फिजिकल अपीयरेंस में, मतलब देख करके पता लग सके। अक्षय कुमार, जिन अभिक्रियाओं को देख करके उनमें परिवर्तन का पता लगाया जा सके। देखने में ये अभिक्रियाएं हमारी ऐसे पानी की तरह ही सारी चीजें होंगी। हाइड्रोजन गैस, अब जैसे तुम लोग कार्बोनेट वाला टेस्ट किए होगे तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस निकल रहा था ना, बुदबुदाहट के साथ गैस निकल रही थी, तो बोल दिया कि हाँ भैया ये कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। ठीक, फिर कैल्शियम ऑक्साइड वाला जो विलियम था उसमें डालने पर वो दूधिया हो जाता है, तो समझ में आ गया कि हाँ भाई कार्बन डाइऑक्साइड कंफर्म है। ये टेस्ट हुआ, देख करके पता लगा। उसी तरह से इस अभिक्रिया में इसका अम्लीय प्रकृति कैसे पता चलेगी? हाइड्रोजन की उपस्थिति, याद करो बचपन के दिनों को, क्लास 9 10th में पढ़े होगे कि हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई माचिस की तीली ले जाने पर एक पॉप साउंड के साथ आग लग जाती है। पढ़े थे कि नहीं? हैं? पढ़े थे। ठीक है, अब बापू वाले तो अम्ल क्षार लवण तो हम पढ़े हुए किए थे। ठीक है, कार्बन उसके यौगिक नहीं हो पाया था, लेकिन अम्ल क्षार लवण दूसरा पढ़ा था, तो जो बापू पढ़ने वाले बच्चे उनको तो बताए थे। बाकी जो है परम ज्योति, गरम ज्योति और नरम ज्योति यहां हम नहीं पढ़ा पाए थे। ठीक है, उसमें हम नहीं गए थे, लेकिन फिर भी जहां भी आप होंगे ये चीज तो पढ़े होंगे, बोर्ड परीक्षा दे के आए हो क्लास 10th में, तो ये चीज तो पढ़े थे ना आदित्य शर्मा, कि हाइड्रोजन गैस के पास अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब परखनली के मुंह पर जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाते हैं तो पॉप साउंड आता है। ठीक, तो वहां से हमें पता चल गया कि हाँ भाई इसके अंदर अम्लीय प्रकृति होती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, वहां से हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर अम्लीय प्रकृति होती है। तो खाली बस अभिक्रिया लिखनी है। अब इसके बाद हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। कितना टाइम है बचा हुआ? तो अभिक्रिया एक और हो जाएगी। हेडिंग डाल दो, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ये फिनॉल का नहीं लिखे यार, फिनॉल का भी लिख देते हैं इसमें। फिनॉल भी सेम अभिक्रिया देगा। ये सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा। सोडियम फिनॉक्साइड। ऑक्सीकरण, हेडिंग डाल दो, ऑक्सीकरण। अल्कोहल फिनॉल दोनों का ऑक्सीकरण हम लोग देखते हैं। ठीक है, दोनों का ऑक्सीकरण देखा जाए। ऑक्सीकरण की परिभाषा कोई बताए? बहुत अच्छी। ठीक, और कोई ऑक्सीकरण की कोई परिभाषा बताना चाहे तो बताए। उधर खड़े हो जाएंगे तो तुम लोग को नहीं दिखेगा, दिख रहा है ना? उधर खड़े हो जाएंगे तो तुम लोग को नहीं दिखेगा। इधर ही में रहे हैं, मैं प्रेम में ही रहे हैं। देखो ऑक्सीकरण, अभी एक डेफिनेशन इन्होंने बताई कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये दोनों ऑक्सीकरण होता है कि नहीं? तुम लोगों ने मैक्सिमम अभिक्रियाएं देखी होंगी जिनमें ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा। यहां ऑक्सीजन तो है पहले से अल्कोहल के पास, अल्कोहल के पास यहां पर पहले से ही क्या है? ऑक्सीजन है ही। ठीक,
तो यहां पर क्या होगा कि हाइड्रोजन हमारा बाहर निकलेगा। और हाइड्रोजन कौन सा बाहर निकलेगा, याद रखना, CHOH। कौन सा हाइड्रोजन, एक कार्बन का हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, ठीक। CHOH हाइड्रोजन हमारा बाहर निकलेगा, और वो हाइड्रोजन बाहर निकलने के बाद जो बन जाए वही हमारा प्रोडक्ट होगा। देखते हैं, जैसे CH3 CH2OH, ये क्या है हमारा, इथेनॉल है। CH3 CH2OH इथेनॉल है। इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं। अच्छा, ऑक्सीकरण करने के लिए हमें कोई बहुत ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई लेने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में आ गया, आप सिंपल क्या कर देंगे, यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन लिख दीजिए। नेसेंट ऑक्सीजन लिख दो, हो जाएगा ऑक्सीकरण, ठीक। हमने कहा CHOH मतलब इस कार्बन का हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, यही दोनों बाहर निकलेगा, ठीक है। इधर आओ ओए बालक, निकल गया। अच्छा, क्या बच रहा है ये हाइड्रोजन निकलने के बाद, CH3 CHO, यही ना बन रहा है, यही बना कि नहीं बना। इसका नाम बताओ, एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। आईयूपीएसी ने इथेनॉल, 2 कार्बन है। आवाज नहीं पीछे, CH3 CH CH3 OH, ठीक। सुजित भाव, यहां क्या होगा, एक हाइड्रोजन है बाहर निकला, एक हाइड्रोजन यहां का, मर्जी वहां से लिखते बनता है ना, अब ये आलसा होता है यार। ठीक, निकल गया हाइड्रोजन हमारा बाहर, ठीक। क्या बना, क्या बना, कीटोन बन गया कि नहीं बन गया। क्या नाम है इसका, प्रोपेनोन। इसको एसीटोन भी कहते हैं, ठीक। अरे भाई अभी अल्कोहल हो जाए, फिनाल बताएंगे, फिनाल बताएंगे। अब इसमें कंसेप्ट है, ये प्राथमिक है, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी सेकेंडरी। छाप रहे हो कि नहीं साथ में, अरे अभी है, पीछे पलट के देख लेना। CH3 CH3 CH3OH, इसका ऑक्सीकरण करके बताओ। टर्शियरी अल्कोहल का, पीछे वाला फिर से पलट दे रहे हैं। अब छाप लो इसको, प्रोपेनोन, एसीटोन। कहां हट जाए, सामने तो है, दिख तो रहा है नालायक है? होगा लेकिन ऑक्सीकरण से नहीं बनेगा। है? इसका इथेनॉल, कविता चौरसिया, पलट दें, देख लेना वीडियो, देख लेना। इसका ऑक्सीकरण करके बताओ। टर्शरी का ऑक्सीकरण करके बताओ।
देखो ये लिख के ऐसे क्रॉस बना देना और लिखना कि तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है या संभव नहीं होता है। तृतीयक अल्कोहल का, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण संभव नहीं होता है। क्यों संभव नहीं होता है? किसी को दिख रहा हो तो 30 सेकंड का समय बताओ जल्दी से। तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण संभव नहीं होता है। क्यों संभव नहीं होता है? अरे भाई हमने क्या बोला था, कौन सा हाइड्रोजन निकलता है? CHOH, यानी कि एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और एक ऑक्सीजन का हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास तो हाइड्रोजन है, पर क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। ठीक, लिखो क्योंकि तृतीयक अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। तृतीयक अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। तृतीयक अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। उसी में लिखो आगे, तृतीयक अल्कोहल में, तृतीयक को बार बार तृतीयक लिख रहे होगे, 3 डिग्री नहीं लिख रहे होगे क्योंकि बैलों की फौज है पूरी। 3 डिग्री लिख जाते। देखो यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीकरण की जगह निर्जलीकरण अभिक्रिया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाता है। निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है जिससे हमें अल्कीन प्राप्त होता है। जिससे हमें अल्कीन प्राप्त होता है। अल्कीन प्राप्त होता है। छाप जाओ इसको। हाँ वही बना है। अल्कीन प्राप्त होता है। सेम चीज है, वही है जो लिखी हो वही है। ठीक है, ये मत कहना कि डबल बॉन्ड हमारे में ऊपर बन गया है इसमें नीचे के है, वही चीज है। छाप लिए इसको। अब एक ऑक्सीकरण फिनाल का बचा, वो भी कर ही जाओ। नीचे लाइन में लिखो, फिनाल को हल्के ऑक्सीकारक द्वारा, हल्के मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा, हल्के ऑक्सीकारक द्वारा, हल्के ऑक्सीकारक द्वारा ऑक्सीकृत कर पाना, हल्के ऑक्सीकारक द्वारा ऑक्सीकृत कर पाना संभव नहीं होता है। संभव नहीं होता है। इसीलिए इसे क्रोमिक अम्ल द्वारा, क्रोमिक अम्ल द्वारा, क्रोमिक अम्ल द्वारा क्रोमिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत करते हैं।
क्रोमिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत करते हैं। अब ध्यान से सुनो साहब, अब ये है हमारा क्रोमिक अम्ल H2Cr2O7। ये क्रोमिक अम्ल बना करके हम रख नहीं सकते, इनको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, तो इसको रिएक्शन के बीच में बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? Na2Cr2O7 ले लिए, H2SO4 ले लिए, H2SO4 और Na2Cr2O7 को मिलाते हैं। इसको मिलाने से क्या बन जाता है? क्रोमिक अम्ल। और अब ये क्रोमिक अम्ल फिनॉल को ऑक्सीकृत करके क्विनोन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? क्विनोन में बदल देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिनॉल को आसानी से ऑक्सीकृत कर पाना संभव नहीं होता है। ठीक, छाप लो इसको, आज के लिए इतना रहने दो।